So, good morning, everyone. Today we are doing a special session. We're requesting Seema ma'am. She's a, you can say, vast experience in psychology, and I mean, she is basically a mentor for everybody to understand the human aspect or you can say psychological aspect of different issues. आज जो हम बात करना चाह रहे थे कि जो हम लोग जो डेली का जो हम लोगों की एक क्या कहते हैं इशू है दैट वी डू नॉट कंट्रोल अवर एंगर। जैसे हमें गुस्सा आता है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हाउ इट इज को रिलेटेड विद योर इमोशन रेगुलेशन। तो सीमा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। So we will start, just if you can brief us regarding first of all anger, what actually the anger is. So thank you so much, Navneet, for a very warm welcome and nice words for me. And I have been practicing in this area since a long time, more than 20 years. So in my practice, I have seen that people are often struggling with anger issues. Anger is a very strong emotion, और कई बार हम उसको एक्सप्रेस करने का सही तरीका क्या है, या हम उसको इंटरनलाइज करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि शायद हमें कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही सिखाया जाता है कि इट्स नॉट ए गुड थिंग टू गेट एंग्री. सो वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट इमोशन. तो हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करें, उसको एक्सेप्ट करें या डिनाई करें. तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशन से, बट एक्चुअली एंगर इज ए very normal emotion like any other emotion. And I will not call it a negative emotion also, because एंगर हैज ए प्लेस इन अवर लाइफ. कभी कभी हमें एंगर की जरूरत होती है, जहाँ पे हम, द प्रॉब्लम इज द वे वी एक्सप्रेस अवर एंगर. sometimes we are not feeling comfortable with our anger, तो we internalize it. और internalization का मतलब होता है कि उससे हमारी बॉडी पे काफी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. एंड सेकेंड होता है कि जब हम अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो अक्सर असर्टिव ना होके अग्रेसिव वेज में हो जाता है. तो हमारा एग्रेशन सामने आता है, हम अपनी चीजों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उससे दूसरों को भी हार्म हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंगर एज एन इमोशन दैट वेरी नॉर्मल. वी ऑल एक्सपीरियंस एंगर समटाइम्स और द अदर. एक मैं अरिस्टोटल को कोट करते हुए यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एनी वन कैन become angry, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree or at the right time for right purpose, and that is the and in right way, that is not easy. So we all get angry, but how to express anger to the right degree. प्रॉब्लम तभी आती है जब कई बार लोगों का एंगर एकदम से स्केलेट कर जाता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. और शायद हमारे आसपास के लोगों को भी हमारे एंगर के बारे में तभी पता चलता है. बहुत बार हम चीजें अंदर ही अंदर इंटरनलाइज करते हैं, वी गेट एंग्री, एंड दैट इफेक्ट्स अवर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. लेकिन मैडम, जैसे एंगर को अगर हम देखें, नॉर्मली आदमी ये बोलते हैं कि जो जो हमारी सराउंडिंग है, कि वी एक्सेप्ट इट एज ए नॉर्मल फिनोमिनन, कि अगर कोई आदमी गुस्सा है तो बहुत नॉर्मल है, अगर किसी के पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो रहे हैं दैट इज वेरी नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल एडॉप्टेशन है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी के, हम एंगर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आज की डेट में। अगर कोई आदमी, जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे होते हैं या फिर गुस्से में शो करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो एंगर है, इवन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बट हाउ इट कैन बेसिकली harm your, first of all, emotions, the regulation of emotions? सी नवनीत, व्हाट हैपेंस कि जो आप बातें कर रहे हैं कि लोग शाउट कर रहे हैं या एंगर का, ये एंगर का एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट एंगर एज इट इज. सो एज अ सोसाइटी समटाइम्स वी ग्लोरीफाई दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो. लाइक few years back, few decades back, actually, there was a image angry young man, and that was glorified. तो कभी कभी
समटाइम्स पीपल से कि मेन आर गेटिंग एंग्री, इट्स वेरी लाइक जेंडर स्पेसिफिक भी हो जाता है कि इट्स ओके, मेन समटाइम्स बिहेव लाइक दैट, मेन आर मेन, बॉयज विल बी बॉयज, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम उन एक्सप्रेशंस को जो अग्रेसिव हैं कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एंगर एज इट इज नॉट बैड, बट अगर हम उसको अग्रेसिव वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरों को उससे हार्म हो रहा है, तो डेफिनेटली वो हमें भी हार्म कर रहा है। और दूसरों को तो हो ही रहा, तो वहां पे हमें उसके रेगुलेशन की जरूरत है कि ओके, आई एम एंग्री, ट्रीट एंगर as a guest. Sometimes our we have unwanted guests also at our home, but हम उन्हें भगा नहीं सकते हैं घर से. Anger is also visiting us, and we can let anger sit with us for some time, and we can offer tea, coffee, and let it go also. But if we try to stop it, the problem starts there कि हमें एंग्री फील करना ही नहीं है. इट्स नॉट गुड टू फील एंग्री. और ये हम शायद कहीं ना कहीं बहुत यंग एज से बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं. Like I deal with a lot of small kids also, so whenever they show any anger, they I talk to them also about their feelings, and they say कि it's not good to be angry. Anger, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि you are not should not accept this emotion, it's not a good thing. तो हम उनको इंटरनलाइज करना सिखा रहे हैं. एंड internalizing of any emotion can be bad for both mental and physical health. ओके। और जैसे इस पे एक मेरा एक और थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम बोलें कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या हम्म, हमें, यानी वी आर फीलिंग टू मच एंगर हम्म, इनसाइड, तो इसमें कंसल्टेशन कैसे एक पार्ट अदा करता है? मतलब मेरे कहने का मतलब नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी हो गई है, तो उसमें क्या है, दैट इज अ वे आउट ऑफ एंगर, कि आप अपना एंगर निकाल दें। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक ऑल्सो, कि कहीं पे ब्रेकिंग ऑफ बाउल्स है, प्लेट्स है, दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज ऑल्सो गोइंग ऑन, कि आपने एंगर निकाल दिया, प्लेट तोड़ दिया, आपने एंगर निकाल दिया। बट आई थिंक दैट विल बी नॉट द सॉल्यूशन। आई थिंक अगर आप इंटरनली यू कांट प्रोसेस योर एंगर एंड यू कांट फाइंड टू ए रूट कॉज, assess the you can say reasoning of this anger, there may be possibility ये एंगर दोबारा से रिवर्ट आएगा। राइट ना. यहाँ पे जो आपने बातें की कि ऐसी जगह है जहाँ पे हमें आउटलेट दिया जा रहा है कि आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को अगेन ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इट्स ओके टू ब्रेक प्लेट्स और थिंग्स और हिट पीपल, पंचिंग बैग, ऑल दैट. तो हम उन्हें प्रोसेस करना नहीं सिखा रहे हैं एक्चुअली कि जब नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए तो वो कैसे चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं. उसकी जगह हम उन्हें अग्रेसिव वेज सिखा रहे हैं. मेरा कहना ये रहेगा कि अगर जैसे मेरे पास कोई पर्सन आता है कंसल्टेशन के लिए, तो आई वुड लाइक दैट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट एंगर एंड फ्रॉम वेयर दैट एंगर इज कमिंग, बिकॉज बेसिकली एंगर इज a secondary emotion, and anger comes from some other emotion, like emotion of sadness, emotion of loss, emotion of feeling dissatisfied with life. बहुत सारी चीजें हो सकती. Even when we experience grief, we get angry also. Why me? Why this happened to me? तो unless and until we work on those emotions and learn to process those things, and उनके बारे में हम बात करना सीखें, उन चीज़ों को नेम करना सीखें. लाइक नेमिंग ऑफ इमोशंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद इट. कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं. जैसे कि बहुत बार हमारे पास क्लाइंट्स जो आते हैं वो कहते हैं कि अजीब सा आज अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा मन हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे. बट व्हेन वी आस्क देम कि एग्जैक्टली कैन यू नेम दैट इमोशन, कि आप फील क्या कर रहे हो, तो कई बार उनके पास वो वर्ड्स नहीं होते हैं. तो एज अ सोसाइटी वी नीड टू टीच पीपल फ्रॉम ए वेरी यंग एज कि इमोशंस को नेम करना. नेम इट टू टेम इट कहा जाता है, क्योंकि जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे. तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं. तो जैसे एंगर है, तो एंगर के लिए शब्द कितने पता है हमें. इफ यू गो टू इमोशन व्हील, वहां पे आपको 10 डिफरेंट, क्योंकि एंगर इज नॉट वन सिंपल थिंग.
देयर कैन बी नुआंसेस ऑफ एंगर। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिसटेस्टफुल फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, फ्यूरियस फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो इफ वी लर्न टू यूज एग्जैक्ट वर्ड्स, we will be able to process it more easily. So this is a very important aspect of dealing with not only anger, with any other feeling also, कि हम उसको नेम कर पाए। करेक्ट। मैडम एक और चीज मैं पूछना चाहता था, ये मेरी आउट ऑफ मेरी क्यूरियोसिटी है कि कभी कभी क्या होता है कि जब लाइक वी आर इन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ है, कुछ है, तो एंड वी आर लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन, मतलब हमारे अंदर पूरा भर जाता है, हम्म। तो या तो हस्बैंड है या वाइफ है, एक नॉर्मल सा पॉइंट निकल के आता है कि अभी तो मेरे अंदर गुस्सा है तो आप सुन लो। हम्म। यानी मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंगर घुसा हुआ है, बहुत ज्यादा मेरे को इरिटेशन हो रही है कि मेरे को वे आउट नहीं मिल रहा है, एंड कि आप सुन ले मेरे को, हम्म। लेट आई विल बी वेंट आउट। तो हाँ। मेरे कहने का मतलब हाउ इट इज बेसिकली इफेक्टिंग द रिलेशनशिप, कि अगर सपोज कीजिए कोई हस्बैंड या वाइफ है और उसमें आप ये सोचते हैं कि यानी आप अपने क्या कहते हैं पार्टनर को, यू आर बेसिकली एज एग्जॉस्ट और यू कैन से emit all these type of anger to your partner, that is also affect the relationship. यस, यू आर राइट नवनीत। जब हम अ, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप शायद ऐसे बेस्ड नहीं होती है कि और आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो Yeah. when one partner is like venting out, the partner is also getting affected by all that। वो न्यूट्रल तो नहीं रह सकता है। तो कई बार उनकी रिलेशनशिप में, अगर उनमें दोनों में उस तरह की मेच्योरिटी नहीं है, और ऑब्वियसली जब हम किसी को अक्यूज कर रहे हैं या किसी को ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को डिफेंड करता है, एंड डिफेंड करने में फिर प्रॉब्लम और escalate कर जाती है। I think that is where the role of a counselor comes in, that you can go to a counselor and vent out your feelings, and then Yes. uh, maybe after a few sessions, when we you have vented out and you feel better, जब आप करते हैं ना वेंट आउट एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ ए न्यूट्रल पर्सन, यू आर एबल टू प्रोसेस थिंग्स डिफरेंटली, एंड आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज होता है। काउंसलर आपको कोई सलाह नहीं देता है, काउंसलर आपको कोई सजेशंस नहीं देता है, पर जब हम एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं या किसी न्यूट्रल इंसान के साथ डिस्कस कर रहे हैं, Mhm. तो हमें एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिखता है, वो दिखाता है हमें, प्रोफेशनल होता है क्योंकि वो, Mhm. कि ओके क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि, तो वो चीजें हमें डिफरेंटली दिखने लगती हैं। देन वी कैन वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, और फिर हमारा जो कपल्स का एक कम्युनिकेशन पैटर्न होता है उस पे ज़रूर हम वर्क कर सकते हैं कपल्स काउंसलिंग में ऑल्सो, कि दोनों कपल आते हैं साथ में रहते हैं, अलग अलग भी वो अपनी चीज़ें कहते हैं, और आफ्टर सम टाइम व्हेन दे लर्न बेटर वेज ऑफ कम्युनिकेशन, देन मे बी दे कैन डील विद थिंग्स ऑन देयर ओन ऑल्सो। क्योंकि जहाँ जहाँ पे उनके कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो गुस्सा हमारे अंदर एक्यूमुलेट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें कह नहीं पाए होते हैं कभी, Mhm. या हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं कभी। तो जी। उसको जब एक बार हम कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ ए न्यूट्रल पर्सन, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन जगहों पे ही शायद हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, यानी मेरा मानना यह है कि जब हम लोग बेसिकली अपने नियर एंड डियर्स के साथ में, वी आर बेसिकली यूजिंग दैम टू एग्जॉस्ट अवर एंगर, हुँ। और जिनके साथ हम हर समय रहते हैं, जिनका सपोर्ट हमें चाहिए, देर में भी पॉसिबिलिटी जब हम लोगों को उस सपोर्ट की सही में जरूरत हो, और वो आदमी उसमें दे है वो सम ए मेंटल ब्लॉक और समथिंग, और वो हमें सपोर्ट ना कर पाए, तो आई थिंक मुझे ये लगता है, मेरा मानना भी है इस बारे में कि एंगर जो है, एंगर मैनेजमेंट, इसमें आई थिंक ए थर्ड पार्टी लाइक ए साइकोलॉजिस्ट, और यू कैन एज्यूम साइकोलॉजिस्ट एज ए फ्रेंड, कि जिसको आप बेसिकली अपना वो जो थॉट है, थॉट ऑफ एंगर, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट, यू कैन फाइंड द रूट कॉज, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आपको एंगर जनरेट हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ यू कैन से टूल एंड टेक्निक्स यू यू कैन यूज।
सो टूल एंड टेक्निक्स पे अगर आएंगे तो टूल एंड टेक्निक कैसा रहता है? जैसे अगर आप किसी से बात करें और आपको ये पता चले कि द पर्सन हैविंग ए एंगर मैनेजमेंट इशू, आप कैसे उसको डील करते हैं फिर? देखिए, एंगर में नवनीत सबसे पहले ये होता है कि हमारी बॉडीली चेंजेस आते हैं, हॉर्मोन्स चेंज आते हैं। क्योंकि एंगर का एक बेसिक प्रिमिटिव फंक्शन क्या था कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। वो हमें उस तरह से, जैसे हमारे हैंड्स में ब्लड रश करता है और हमारे कई लोगों के हैंड शेक्स कर डिफरेंट हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हार्ट बीट बढ़ सकती है, हमारा डिजीनेस फील हो सकती है, या हमारे हाथ पैर शेक करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो एकदम से रश ऑफ एंगर आता है तो वी फील, अब वहां पे हमें क्या जरूरत है कि हम उसको अपने आप को थोड़ा फिजिकली भी काम डाउन करें। उसके लिए हम लोग कई चीजें एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि पीएमआर है, जैसे कि मेडिटेशन है। पर ऐसा नहीं होता है कि सडनली अब मुझे एंगर आ रहा है एंड आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। हम्म। तो उसके लिए वो चीज़ें हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। तो इफ़ वी ब्रिंग इट इन, जैसे हमारा एंगर थर्मामीटर एक होता है जैसे, तो 1 से 10 पे हमारा एंगर एकदम से तो पहुँचता नहीं है। हम रियलाइज़ करते हैं, कुछ हमारे ट्रिगर्स होते हैं, लाइक इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ सिचुएशन, जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे यहाँ सिचुएशन में जाऊँ, पर्सन ऐसा बोलेगा और मुझे गुस्सा आने वाला है। So before that, if we think our mind and if we start practicing some kind of relaxation exercise, कि okay, I understand कि how I am going to feel in this situation। कोई हमारी ऐसी मीटिंग होने वाली है किसी पर्सन से जिसके साथ मुझे गुस्सा आता है, वो मेरा ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, तो पहले ही मैं करूंगी। और ये हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा कि भाई मुझे जब गुस्सा आता है तो आई डू बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है कि 4 टाइम्स इनसाइड फिर आउट ब्रीथ करते हैं, 4 4 4 4, इन एंड आउट स्लोली करते हैं, तो वही हमारी बॉक्स ब्रीदिंग होती है। एंड जब हम ऐसे करते हैं तो हम अंदर से फिजिकली भी रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली भी रिलैक्स फील करते हैं। और किसी के सामने फिर हम जाते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड मैनर में जा रहे हैं। सिमिलरली हम अपने मसल रिलैक्सेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरी डे, वो हम अपनी हैबिट में ला सकते हैं कि वेन एवर आई एम फीलिंग टेंस आई विल रिलैक्स माई होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो हम किसी टाइम भी कर सकते हैं। हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 5 टाइम्स। तो इन सारी चीज़ों से हमारा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हमें पैनिक अटैक्स वगैरह में भी हेल्प करते हैं। मगर ये चीज़ें हमें अपने प्रैक्टिस में लानी होंगी कि हम इसको करते रहें। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, देन वी नीड टू लर्न टू हाउ वी कैन एक्सप्रेस अवर एंगर। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम गुस्से में हैं तो हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार वी यूज वर्ड्स दैट वी रिग्रेट सून आफ्टर स्पीकिंग देम। बट कहते हैं ना कि बात को वापस नहीं किया जा सकता है वंस यू से समथिंग। सो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम एक पॉज लेना सीखें बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इज ए पॉज एंड दैट इज योर चॉइस हाउ यू विल रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो पॉज जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। कई अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें जैसे ही कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है और हमारा रिएक्शन उस पे आता है, हम फौरन कुछ ऐसा बोलते हैं, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स हमें लगता है कि गलत बोल दिया। तो जो वो पॉज होता है ना, मे बी आई विल से द सिमिलर थिंग, बट मे बी in that pause I will decide to use some other words, I will change my tone of voice, I will change my choice of words and express same feeling। तो वो शायद हमारी रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर इमोशन ऑल्सो, बट कैसे कर रहे हैं कि उससे दूसरे, क्योंकि अक्सर हम उन्हीं को के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जैसे यू राइटली सेड कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि शायद फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं हम अपने रिलेशनशिप में लोगों को, कि मतलब इसके ऊपर तो हम कर ही सकते हैं। पर जो चीज़ें हम कह देते हैं ना, उस कहते गुस्से में कहा था, मीन नहीं किया था, पर वो मन से शायद जाती नहीं है। तो बेहतर है कि हम गुस्से में भी वो बातें नहीं कहें जो हम मीन नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक पॉज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई हैव सीन इन माय ओन एक्सपीरियंस कि इनिशियली व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू
ऑल्सो रिएक्ट। लेकिन ओवर द इयर्स आई लर्न कि मैं हमेशा रिग्रेट करती थी, और वो रिग्रेट भी जो होता है वो बहुत परेशान करता है आपको, मेंटल हेल्थ के लिए वो भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ए पॉज मे बी ऑफ 1 मिनट ऑल्सो, एंड आपका एंगर का लेवल कम हो जाता है उस 1 मिनट में, बिल्कुल। एंड देन यू कैन एक्सप्रेस। बिल्कुल। मैंने भी एक टेक्निक यूज की, क्योंकि जैसे मुझे जो मेरा जो एंगर मैनेजमेंट है, मैं अपनी स्टोरी थोड़ा शेयर करता हूँ उसमें, हाँ। कि मैंने मॉर्निंग का जो अपना ब्रेकफास्ट और अपना लंच है, आई स्टार्ट मेकिंग इट। ओके। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन, इनिशियली फ्यू डेज आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, कि इससे पहले तो सब चीजें मिल जाती थी, लेकिन आपको धीरे 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 धीरे, और आई मीन लाइक वी आर डूइंग ए पार्ट टाइम और सैटरडे संडे कुकिंग हैबिट के हम खाना बना लेते हैं, ये सब चीजें। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग इन अ नॉर्मल रूटीन, मॉर्निंग में क्या चीज कहाँ है, कैसे है, एंड द डिपेंडेंसी, व्हेन द डिपेंडेंसी इज रिड्यूस, जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है, वैसे वैसे योर एंगर इज सेटल डाउन। So, like I feel that 1 hour in the morning when I'm basically cooking my food, that is like a meditation for me, Yes, and that really helped me a lot because it reduced my dependency. Another thing, the initially in the morning, if you are working on your mind, your own, then it will also help in the whole day. that is a very good thing, and I really appreciate that, Navneet. क्योंकि एक्चुअली कुकिंग इज थेरापेटिक ऑल्सो, या फॉर दैट मैटर हम कुछ भी ऐसा करते हैं टू स्टार्ट अवर डे। बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है। जब हम फिजिकली, जैसे अगर हम कहते हैं कि लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई हॉबी, तो दैट इज नॉट एक्चुअली ए हॉबी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हॉबी का मतलब होता है कुछ एक्टिवली करना। तो when you are cooking your food, it's actually therapeutic and you feel good also, you can create new, creative भी है उसमें, हम नई नई चीजें बना सकते हैं। तो Yeah. that is very good, all the And best। I mean, I also include a lot of thing in my diet. Like I am putting more of, you can say, millets in it, so that it what are the hormone regulate from it. That is also doing a good boost for my mental health. So there are a lot of aspect from diet to mental aspect. So gut and mind is basically on the same axis. It basically link it there. I mean, that basically helped me in both my, you can say, mental health as well as my Physical, gut health also. So, Seema man, I think that is really a very, you can say, a good session, thank you। understanding the basic understanding of एंगर मैनेजमेंट, कैसे एंगर रेगुलेट हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। तो इसमें मेरा एक कंक्लूडिंग रिमार्क, या मेरा एक जो कंक्लूड करते हुए ये रहेगा कि मुझे लगता है उसमें भी आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं, जी। कि जो हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है अपनी सोसाइटी में, हम्म। कि हम ज्यादातर जब भी हमें गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या इरिटेशन हो रही है, हमारे इमोशंस नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सराउंडिंग में ही इसको एडजस्ट कर लें। इट मीन्स वी आर बेसिकली गोइंग फार फ्रॉम अवर नियर एंड डियर्स। हम्म। उससे बेटर है वी शुड एटलीस्ट टेक ए कंसल्टेशन, जो सारथी संघा पे भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर गिविंग ए अफोर्डेबल, you can say, sessions. You can assume psychologist as your friend, and you can basically get a good, you can say, technique to understand lot of different issues, anger, emotion, and everything, depression, anxiety, other things. So talking to a counselor, you always need to assume that if you can talk to a counselor, that is basically giving you an environment which basically nourishes your emotion. So Definitely। that is my thought, that even without trouble your relationship with the near and dear, try to approach to counselor, and basically express your feeling, exhaust your anger and whatever it is, and find the root cause and work on it. I think that will be a better solution for these type of the current issue. Like people are working on corporates, working on different offices or house care, housewives, and other.
students area, then people are suffering from these type of issues. But they should not assume that they will be a patient when they are trying to interact with a counselor. They need Yeah. to just see that this is basically an issue, and when they want to solve it, they try not to distort their own relationship, try to get a better, you can say, method and understanding from the counselor. That will basically help you. Definitely, Navneet, I agree with you that sometimes we are harming our very close relationships because of a small thing. We are not able to handle that thing. So it's better to टेक प्रोफेशनल हेल्प एंड मेरे लिए तो बहुत इजी एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो जैसे हमें फीवर होता है और हम एक पैरासीटामोल लेते हैं और हमारा फीवर ठीक हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं पर अगर 4 दिन आता है और हमें लगता है कि शायद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो टेस्ट कराने हो तो वी विजिट ए डॉक्टर तो सिमिलरली वी नीड टू विजिट ए काउंसलर और थेरापिस्ट इफ वी थिंक कि हमारा प्रॉब्लम काफ़ी वक्त से चल रहा है और ये चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है तो हमें इसको थोड़ा-सा डीस्टिग्मेटाइज़ करने की ज़रूरत है कि कोई स्टिग्मा नहीं है। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ के लिए एक डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। अपने घर को बनाने के लिए हम किसी प्रोफ़ेशनल आर्किटेक्ट का की हेल्प लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी क्यों नहीं? क्योंकि मेंटल हेल्थ से तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होती है एंड मेंटल हेल्थ इज़ द रूट बिहाइंड आवर गुड रिलेशनशिप्स आल्सो. So to improve all that, it's a very good idea to visit a counselor sometimes. And I think the online platforms are very good way to connect also क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं जाना भी नहीं है. In the privacy of your own home you can talk to somebody, and if you want to share it with somebody you share, otherwise you don't share it with somebody also. So this is much more easier also. So please, if you feel that there is something that you are not able to handle on your own, कोई भी चीजें हैं जो आपको more than 15 days, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम बिलीव करते हैं कि अगर आप सैडनेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो मोर देन 15 days, then it's time to visit a therapist and find out ki what is the root cause. Yeah. So thanks a lot, ma'am. Thank you. And from our side, Sarthi Sangha is working on the mental aspect of different issues. And we have expert psychologists like Seema ma'am is basically collaborate with us. We are also on, you can say, sarthisangha.com. So that is our website. We are also on YouTube, Instagram. You can please reach us, see these content which basically we are creating it. That will basically help you. And do subscribe to us on YouTube and follow us Instagram, Sarthi Sangha. Thanks a lot, Simam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.